मेलोनी ने अपने पक्ष की कहानी बताते हुए न्यूज़ हेराल्ड में पूरे पृष्ठ का एक विज्ञापन निकलवाया। उसने कहा कि उनके रिकॉर्ड से पता चलता है कि टैबरनेकल में 2 सालों की सेवा के दौरान मिस कुलमन को 6,680.32 वेतन भुगतान किया गया था। बाकी बची हुई भेंट मेलोनी की थी। उसने यह तर्क दिया। आगामी अदालती सुनवाई में अटॉर्नी रिचर्डसन ने श्री मेलोनी से पूछा कि क्या यह सच है कि मेलोनी ने मिस कुलमन से कुल भेंट की राशि का 25% मांगा था, और जब मिस कुलमन ने मना कर दिया तो आपने टैबरनेकल के दरवाजे बंद कर दिए थे। मेलोनी ने कसम खाई और जोर देकर कहा कि नहीं। दर्शकों ने इस बात को पसंद किया। तब मेलोनी ने समाचार पत्र में और स्थान खरीदा और यह वास्तविक कारण बताया कि उसने दरवाजे इसलिए बंद किए क्योंकि कैथरीन फ्रैंकलिन के गरीब लोगों के द्वारा खुद को अमीर बनाकर पिट्सबर्ग जा रही थी। उसने इसे अधिकार के साथ पक्के तौर पर कहा कि पिट्सबर्ग के नॉर्थ साइड में कार्नेगी ऑडिटोरियम में सभाओं की श्रृंखला करने का कैथरीन ने अनुबंध किया है। कैथरीन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसका प्रतिवाद किया। चूंकि उसके रेडियो प्रसारण ने पिट्सबर्ग क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त की थी, तो उसने महसूस किया कि वह उस क्षेत्र में 4 जुलाई से 1 अगस्त तक सभाओं का सिलसिला जारी रखेगी। इसका मतलब ये नहीं था कि वह फ्रैंकलिन को छोड़ रही थी। वास्तव में उसने कहा कि वह नए टैबरनेकल के लिए अपनी योजनाओं को पूरा कर रही है। वह फ्रैंकलिन में भी सेवकाई जारी रखेगी, जबकि जुलाई के दौरान उसकी मुख्य सेवकाई पिट्सबर्ग में ही रहेगी। उसने आगे कहा, जब वह फ्रैंकलिन में थी तब उसे खुद को कहीं और स्थापित करने के लिए 150 से अधिक निमंत्रण मिले थे, लेकिन इसके बदले उसने लिबर्टी और स्ट्रेंथ स्ट्रीट में अटॉर्नी जॉन एल नेबिट के स्वामित्व का एक बड़ा आवास खरीद लिया था। जून के महीने तक लड़ाई जारी रही। मेलोनी ने पुराने टैबरनेकल में एक बैठक आयोजित की, लेकिन केवल 75 लोग ही आए। दूसरी तरफ कैथरीन के लोगों ने फ्रैंकलिन से 3 मील दूर शुगर क्रीक में स्केटिंग का एक बड़ा मैदान, एक ऑडिटोरियम खरीद लिया। यह मजबूत, अच्छी तरह से निर्मित था, चिकने और मजबूत फर्श वाला था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी छत की थी। बल्लियों से बनी छत पुरानी थी और उसमें लकड़ी गलने के लक्षण दिख रहे थे, लेकिन लोगों ने छत को बाद के लिए छोड़ देने का फैसला किया और इस पुरानी इमारत को टैबरनेकल में बदलने का काम करने के लिए पहुंच गए। क्योंकि फ्रैंकलिन में पहले से ही एक टैबरनेकल मौजूद था, इसलिए उन्होंने इस नए स्थान को फेथ टेम्पल नाम दिया। टैबरनेकल में बैठने की क्षमता पुराने वाले से लगभग 2 गुनी थी। पहली सभा से ही यह टैबरनेकल खचाखच भरा था। केवल खड़े रहने का स्थान ही शेष था। 1 सप्ताह बाद उसके तीसरे मंजिल के अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक कानूनी अफसर हॉल में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने अपना परिचय दिया और कैथरीन से कहा, आज सुबह मेरे कार्यालय में मुझे कुछ कागजात प्राप्त हुए हैं जो आपको देने ज़रूरी थे। ये एरिज़ोना में सर बरोस ए वॉल्ट्रिप के द्वारा दायर किया हुआ तलाक का मुकदमा है। आपका नाम इसमें प्रतिवादी के स्थान पर है। कैथरीन चुपचाप खड़ी रही। उसका सिर झुका हुआ था। ठीक उसी समय उसका अतीत सामने आ गया था जब उसे लग रहा था कि सारा काम उसके पक्ष में हो रहा है। वह अफसर शेरिफ उसके पास पहुंचा और उसकी बाह को छूकर बोला, मेरा कार्यालय तलाक के सभी मुकदमों के नामों को सामान्यतः स्थानीय समाचार पत्रों में जारी करता है, लेकिन मैं आपकी सभाओं में उपस्थित रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको इस अपराधग्रस्त प्रदेश में एक विशेष योजना के तहत भेजा है। यही कारण है कि मैं इन कागजातों को आपको व्यक्तिगत रूप में वितरित कर रहा हूँ। हम दोनों के अलावा किसी और को यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ था। परमेश्वर हमारे बीच आपको सेवकाई में आशीष दे। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कैथरीन ने उसकी बाह पकड़ी। बस 1 मिनट के लिए उनकी आंखें मिलीं।
उसने मुस्कुराकर अपने सिर को हिलाया। मैं अपने पूरे जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी, कैथरीन ने धीरे से कहा। वह जा चुका था। कोई 7 साल पहले की बात होगी जब एक्रोन ओहियो में एक समाचार पत्र ने उसके तलाक की जानकारी इकट्ठा की और प्रथम पृष्ठ की कहानी बनाकर छाप दिया था। लेकिन अब इस समय तक कैथरीन की सेवकाई इतनी मजबूती से स्थापित हो गई थी कि अतीत की कोई भी ऐसी बात उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। हालांकि वह ये जानती थी कि यदि ये कहानी 1948 में अखबार में छपती है तो किसी आश्चर्यक्रम से कम कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे बचा सके। 23 साल बाद शेरिफ के मरने तक कैथरीन उसके हर जन्मदिन पर उसे फूल भेजती थी। वह उसे फूल भेजना कभी नहीं भूली। जब कैथरीन फ्रैंकलिन में चली गई तो उसने तीसरी मंजिल के एक कमरे में निवास किया जो बिजनेस वुमेन क्लब का कमरा था। ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब कैथरीन की मुलाकात 2 स्त्रियों से हुई जिनके जीवन पर कैथरीन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। एक थी जेसी विंसेंट और दूसरी थी ईव कॉनली। दोनों ही विधवा थीं। जेसी फ्रैंकलिन में एक बैंक में काम करती थी और ईव उनके साथ रहती थी, जिनके पति एक फार्मासिस्ट थे। उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। दोनों ही ईसाई नहीं थीं, जबकि दोनों ही कैथरीन की सेवकाई और उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थीं, क्योंकि उन्होंने टैबरनेकल की सभाओं में अधिक से अधिक जितना उनसे हो सका भाग लिया था। ईव एक बेहतरीन रसोइया थीं। 1946 में उन दोनों ने फैसला किया कि धन्यवाद प्रेयर के लिए वो कैथरीन को अपने घर में निमंत्रण देंगी। खाने के बाद कैथरीन ने कहा, आप सोचती हैं कि आपने मुझे आमंत्रित किया है, लेकिन वास्तव में ये आपने नहीं किया। मैं आप दोनों अद्भुत महिलाओं से कहीं अधिक उच्च निमंत्रण पर यहाँ आई हूँ। मुझे परमेश्वर ने यहाँ आपकी सेवकाई के लिए भेजा है और मैं तब तक संतुष्ट होने नहीं जा रही हूँ जब तक कि आप दोनों अपने घुटनों पर ना आ जाएं और अपने पाप का अंगीकार करके नया जन्म ले लेने के लिए ना बोल दें।